नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं को सुलझाने के लिए पेरिस में हुआ शांति सम्मेलन, जो विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये पेरिस शांति सम्मेलन आपको देखने से पहले हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली क्लास आपको देख लेनी चाहिए, जो प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं को आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताएगा। उसके कारण क्या थे, आपको कारण समझ में आएंगे, किन कारणों से पहला विश्व युद्ध हुआ, इन सभी परिस्थितियों को आप जान पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो 2021 के करंट अफेयर हैं ये अपलोड किए जा चुके हैं, आप इन्हें देखें। जो आने वाली हमारी परीक्षा MTS हवलदार, उसके बाद UP 8080 लेखपाल और छत्तीसगढ़ जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी। आप हमारे चैनल पे दोस्तों स्टैटिक GK की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी देखें, जो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको जितनी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, PCS PSC RO पुलिस लेखपाल SI PC सूबेदार, सभी की परीक्षाएं बाकायदे चल रही हैं, आप उनको देखें। सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर आपका सपना नेट क्वालिफाई करने का है तो हमारे चैनल पे दोस्तों हिंदी से नेट JRF की तैयारी कराई जा रही है। आप हिंदी से नेट क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्लासेस को जरूर देखिए। और हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पूरी तरह से आपको बताया जा चुका है, एक ओवरव्यू आपको देंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे, जो आप देखें कि जर्मनी के जो चांसलर थे बिस्मार्क महोदय, ये बिस्मार्क महोदय ने गुप्त संधियों को प्रारंभ किया था। अब ये बिस्मार्क की गुप्त संधियों का परिणाम था कि इससे डर कर जो है ब्रिटेन ने ट्रिपल अलायंस जो है बनाया था, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और जापान आदि देश सम्मिलित थे। इनके अंदर में ट्रिपल अलायंस हुआ था। अब इसके ट्रिपल अलायंस इधर था और इधर था जर्मनी का जो है अपना त्रिगुट। तो ये देखिए दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सर्बिया, रूस आदि ने मिलकर धुरी राष्ट्र जो इनका त्रिगुट है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, जर्मनी, ये इन लोगों का जो त्रिगुट है, ये धुरी राष्ट्र इसमें हार जाते हैं। और ये जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र में देखेंगे आप इतने बड़े बड़े देश, ब्रिटेन जो कि उस समय पूरी दुनिया में इनके ज़माने में सूर्यास्त नहीं होता था, फ्रांस के बारे में आपने पढ़ा ही है, अमेरिका सबसे पहले आज़ाद होने वाला जो है, जहाँ से मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ। अब ये रूस जो कि आप देखें कि इधर हमारे यहाँ जो है इंडिया से बिल्कुल लगते हुए जो है ये म्यांमार, बर्मा से लगता है। और उधर यूरोप में जाके आप देखें कि नीदरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी से इनका बॉर्डर शेयर होता है। इतना बड़ा जो राज्य है, इतना बड़ा जो देश है, ये देश बहुत ही मजबूत साबित हुए और इन लोगों ने मिलकर इनको पराजित कर दिया। उसके बाद युद्धकालीन इन्हीं परिस्थितियों को सुलझाने के लिए जो आप देखें कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार सर्बिया घूमने के लिए गए थे, क्योंकि इस सर्बिया वाले क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा करके रखा था। और जब कब्जा करके रखा था तो जो उस क्षेत्र, वो जो उनका क्षेत्र है, वहाँ ये भ्रमण के लिए गए थे। और वहीं भ्रमण के दौरान सर्बिया में दोस्तों स्लाव जनजाति के लोग रहते थे। अब ये स्लाव अलगाववादी ये ऑस्ट्रिया से हर हाल में आज़ादी चाहते थे, और इनको आज़ादी दिलाने में मदद कौन कर रहा था, तो ये रूस कर रहे थे। उन अलगाववादियों का जो है पूरा सहयोग रूस कर रहा था। अब रूस के बहकावे में जो है सर्बिया के जो स्लाव जाति के लोग थे, इन्होंने ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और राजकुमारी जो उनकी रानी थी, उनकी इन लोगों ने हत्या कर दी। जिसके कारण से आप देखें कि 28 जुलाई 1914 को ये ऑस्ट्रिया अटैक कर देता है सर्बिया के ऊपर। और यहीं से जो है फिर सर्बिया के साथ में ये ब्रिटेन मिल जाता है, इधर ऑस्ट्रिया के साथ में जो है जर्मनी मिल जाता है, तुर्की मिल जाता है, बुल्गारिया मिल जाता है, हंगरी मिल जाते हैं। और आप देखें कि धीरे धीरे अमेरिका भी इसमें इनके साथ सम्मिलित हो जाता है। और ये सभी मिलकर धीरे धीरे ये राजकुमार की हत्या का जो युद्ध है, ये विश्व युद्ध में बदल जाता है। और यही विश्व युद्ध का पूरा कारण आपको प्रथम विश्व युद्ध वाली क्लास में समझाया गया है। आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की ये क्लास जरूर देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें समझाया गया है दोस्तों। आइए अब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार को कुछ
हद तक समझ चुके हैं। अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो भी आप समझ में आ चुका है। दोस्तों इन्हीं परिस्थितियों को, जो समस्याएं इसमें थी जिनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इनको सुलझाने के लिए 1919 में पेरिस का शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें 27 देशों के, अब जितने ये हारे हुए देश हैं इनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, इनको छोड़कर 27 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और इसमें 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी ज़्यादा संख्या में जो है संधि के कार्य को निपटाने के लिए, जब प्रतिनिधियों की संख्या इतनी अधिक थी और संधि के कार्य के संपादन हेतु जो है इतने लोगों को एक साथ करके कोई संधि समझौता नहीं किया जा सकता था, इसलिए 4 व्यक्तियों की परिषद बनाई गई, जिसमें 4 बड़े देशों के जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसमें भाग लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, जो कि बहुत ही चालाक व्यक्ति था। फ्रेंच के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो भी बहुत ही चालाक, और ये फ्रांस चूंकि जर्मनी से हार चुका था इसलिए हर हाल में बदला लेना चाहता था जर्मनी से, इसलिए ये भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा। जब जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया के साथ में आया तो फ्रांस जो है सर्बिया के साथ हो लिया दोस्तों। और इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो और अमेरिका के राष्ट्रपति, दोस्तों ये प्रधानमंत्री यहाँ पे टाइप हुआ है, ये राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग 4 कहा गया, ये बिग 4 4 सदस्य इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और बाद में ये भी होता है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंसो, इनकी इच्छा नहीं पूरी होती, इसलिए ये सम्मेलन छोड़ के भाग जाते हैं और अपने प्रतिनिधियों को इस पेरिस शांति सम्मेलन में भेजते हैं। दोस्तों इन सभी के विचारों में क्या था, ये जो बिग 4 हैं इनके अपने पर्सनल हित थे, इनके अपने व्यक्तिगत हित भी थे, किसी को व्यापार करने की लगी थी तो लॉयड जॉर्ज जैसे लोगों को अपने उपनिवेशों को बचाने में इनका दिमाग लगा हुआ था। दोस्तों इनमें सब में भिन्नता थे, आइए इनकी भिन्नता को हम देखते हैं। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व को देख लेते हैं। वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनका क्या व्यक्तित्व था। वुडरो विल्सन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे जिन्होंने 14 सूत्रीय घोषणा की और उन 14 सूत्रीय घोषणा के जरिए यूरोप में शांति स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया था। दोस्तों उन्होंने युद्ध के बाद न्याय एवं स्थायी शांति के लिए साधारण व्यक्तियों की इच्छा को उनकी निष्पक्ष इच्छा को आधार बताया और इन्होंने जो है लिखवाया कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो वहाँ की प्रजा की इच्छा के अनुसार हो। ये जो है वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जहाँ से मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है, और हमारे यहाँ भी मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद आप देखें कि 12 से जो है 35 तक आप देखते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकार हमारे यहाँ जो आए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। तो इनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना करना जिसमें कि फिर किसी भी कोई नया युद्ध न होने पाए। लेकिन वुडरो विल्सन के आदर्शवादी विचार बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो चालाक और चाटुकार लोग थे उनसे उनके सामने ये सभी अधिकार इनके 14 सूत्रीय माने नहीं जाते हैं। दोस्तों कूटनीतिक दृष्टि में तो ये आदर्शवादी थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। लेकिन इनके इसी आदर्शवादिता का लाभ कौन लेते हैं? तो ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, ये जो है इसका पूरी तरह से लाभ लेते हैं। और जो विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत थे, ये 14 सूत्रीय सिद्धांत को भी कम महत्व दिया गया, इसमें सभी मांगों को नहीं माना गया। इसी क्लास में आप देखेंगे दोस्तों कि उनकी कौन सी मांगों को माना गया है। प्रथम विश्व युद्ध की क्लास आप देखें, जिसके बाद ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और समझ में आएगा पेरिस शांति सम्मेलन क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको जरूर देखें। और आइए देखते हैं क्लीमेंसो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री, इनका व्यक्तित्व क्या था, इनके पर्सनल हित क्या थे दोस्तों। तो इनका जो फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली नेता था। कौन? क्लीमेंसो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। इसे फ्रांस का शेर कहा जाता था। किसको? क्लीमेंसो को फ्रांस का शेर कहा जाता था। और 1870 में सेडान के युद्ध में जर्मनी के द्वारा फ्रांस की पराजय देखा था और जर्मनी के हाथों ये हार चुका था, इसलिए जर्मनी को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, जिसके कारण जर्मनी से बदला लेना चाहता था और जर्मनी को पूर्ण रूप से कुचलकर फ्रांस को हर हाल में सुरक्षित करना चाहता था। क्योंकि फ्रांस जो है एक बार जर्मनी से हार चुका था और जर्मनी एक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और औद्योगिक क्रांति में ये लोग सफल हो चुके थे। औद्योगिक क्रांति इनके यहाँ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन जगहों में जो है
जो औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, इसलिए इनके यहाँ भौतिकवाद ज़्यादा आ गया था और ये भौतिकवाद की सफलता के कारण इनके अंदर अब साम्राज्यवाद विस्तार की भावना आ चुकी थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि विल्सन की जो 14 घोषणाओं पर ये टिप्पणी अपनी कौन करता है, ये फ्रांस का शेर करता है और ये कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की 14 आज्ञाएं हैं जबकि भगवान की खाली 10 आज्ञाएं हैं। तो मतलब आप देखें कि अमेरिका को किस प्रकार से ये डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीमेंसो महोदय जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अब इसके बाद आप देखिए कि ब्रिटेन के क्या हित थे, लॉयड जॉर्ज जो लिबरल दल के नेता और प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, ये फिरंगियों के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। दोस्तों ये लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक इंसान था, ये इससे ज़्यादा चालाक होने के कारण विल्सन के उद्देश्य के ठीक विपरीत था और इसे दूसरों की दुर्बलताओं को समझने और उनसे लाभ उठाने में जो है ये माहिर था और साथ ही कार्य करने और निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता थी। ये जो है लॉयड जॉर्ज को, तभी तो इसने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बना रखे थे। और दोस्तों ये जब ब्रिटेन में चुनाव लड़ता है तो वहाँ पे विलियम कैसर जो जर्मनी के जो है वहाँ के राजा थे, वो जो है उनको फांसी के ऊपर जो है चढ़ा देने का वादा करता है और कहता है कि जर्मनी से हम हर्जाना लेंगे, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा अगर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता कोई दे रहा था तो उस समय जर्मनी जो है व्यापारिक प्रतिद्वंदिता दे रहा था और नौसैनिक शक्ति अपनी बढ़ा के विलियम कैसर जो है सीधे सीधे ब्रिटेन को चुनौती दे रहे थे, जिसके कारण से ये जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके जो है कार्य बदल जाते हैं। ब्रिटिश व्यापारिक हितों को फिर ये ध्यान में रखने लगता है और साथ ही एक चीज़ ये भी ध्यान में रखता है कि रूस में जो साम्यवाद चल रहा था, रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही आप देखें कि रूस में 1917 में आपने पढ़ा है हमारे चैनल पे कि जो रूसी क्रांति होती है 1917 में, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, और वो बोल्शेविक क्रांति के कारण जो है साम्यवाद का प्रसार होने लगा था और जब साम्यवाद का प्रसार होने लगा था तो इनको सहित अमेरिका को भी खतरा लग रहा था कि इनके जो है साम्यवाद का कहीं विस्तार ना हो जाए, और साम्यवाद का विस्तार होता तो लोकतंत्र जो है स्थापित नहीं हो पाता, जो अमेरिका का सबसे बड़ा फंडा था। और पूरी दुनिया में अमेरिका ने, हमारे भारत में भी लोकतंत्र अगर आज आया है तो वो लोकतंत्र अमेरिका की ही देन है। दोस्तों आगे देखते हैं कि व्यापारिक हितों व रूसी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए यह जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लेता है। जिस जर्मनी के जो है यहाँ के बिस्मार्क के द्वारा की गई कूटनीतियाँ जो गुप्त संधि बिस्मार्क ने किया था, उसके बाद विलियम कैसर जर्मनी के थे जिन्होंने इतनी बड़ी नौसैनिक शक्ति स्थापित की थी। उन्होंने अपने यहाँ एक कानून भी पास किया था और उसमें कहा था कि जर्मनी इतनी बड़ी नौसैनिक शक्ति स्थापित करेगा जिसमें बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भी अगर इससे टकराएंगी तो उनके अस्तित्व मिटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये विलियम कैसर के शब्द हुआ करते थे। तो इन्हीं को जो है टारगेट करके ये लॉयड जॉर्ज जो है ये वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अब शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जर्मनी कमजोर हो, उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। साथ ही साथ आगे देखिए दोस्तों कि यूरोप में शांति स्थापना के लिए जो है ये कम था, ये अपने औपनिवेशिक हित, चूँकि इसका उपनिवेश भारत भी था, इसका उपनिवेश आप देखें कि ये जो है हमारे आसपास के जितने अफगानिस्तान अभी हैं उसमें जो है पाकिस्तान नहीं था, लेकिन ये सभी जो है पूरी दुनिया में, अफ्रीका में भी इन लोग का कब्जा अमेरिकी क्षेत्रों से जो है भगाए जा चुके थे और उसके बाद भारत में इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी और दुनिया भर में इनके उपनिवेश थे, इसलिए उसको ये बचाना चाहते थे। इसके लिए ज़्यादा तत्परता कौन, लॉयड जॉर्ज, जिससे आप देखें कि ये अपने व्यापार को बनाए रखना चाहते थे और उपनिवेशों से धन जो है कमाकर जो है इंग्लैंड में एकत्रित करते थे। तो इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है दोस्तों, ये टेम्स नदी में जो भी पानी है वो हमारी गंगा नदी से गया हुआ पानी है। क्योंकि जब आप हमारी भारत के आधुनिक और इन अंग्रेजों के इतिहास वाली क्लास पढ़ेंगे
तो उसमें ये अंग्रेज ही इनके जो है गवर्नर जनरल ही लिखा करते थे कि हमारा स्पंज गंगा नदी के पानी को यहाँ से लेता है और ये स्पंज में हम गंगा नदी के पानी को मतलब हमारे उस जो है धन संपदा को ले जाते थे और टेम्स नदी में उस स्पंज को निचोड़ देते थे। तो ऐसा स्पंज था इन जो है फिरंगियों के पास में। एक तरफ तो वह जर्मन की नौसैनिक शक्ति को सर्वनाश कर देना चाहता था। जर्मनी एक बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा था जिसको ये खत्म करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ ये भी चाहता था कि फ्रांस को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था जिससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाए। क्योंकि एक समय में ब्रिटेन दुनिया भर में अपना राज करता था और ये राज के कारण ही ये कतई नहीं चाहते थे कि यूरोप में ऐसी कोई शक्ति हो जो कभी ब्रिटेन को चुनौती दे सके। इसलिए यूरोप के देशों में ये सबसे सुप्रीम अपने आप को ब्रिटेन हमेशा रखता था। और आप देखें कि अभी हाल ही में जो बोरिस जॉनसन वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन से निकलने का फैसला लिया है, वो यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला अभी भी इनके उसी विचारधारा पे आधारित है। दोस्तों आगे देखिए कि विनोदी स्वभाव का होने के कारण यह सम्मेलन के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। मतलब जो चालाक इतना ज्यादा था कि चालाक के साथ इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और ये दूसरों से काम करवाने में बहुत ही ज्यादा निपुण था। दूसरे के जेब का पैसा इन लोग निकालने वाले लोग हैं। ये इन्हीं की चालाकी हमेशा जो है दुनिया में संतुलन को बिगाड़ती रही। ये इनके व्यक्तिगत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की मतलब पूरे एक देश की चर्चा आप देखें कि हो रही है। और ओरलैंडो को देखो दोस्तों, ये इटली के प्रधानमंत्री थे। ये एक कानून का शिक्षक होने के साथ एक चतुर राजनीतिज्ञ था जो अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन इसके हितों की जब पूर्ति नहीं होती है तो यह जो है सम्मेलन से हट जाता है और वहां दोस्तों अपने प्रतिनिधियों को भेज देता है। इस तरह क्लीमेंसो व लॉयड जॉर्ज बदले की भावना से ग्रसित थे। ये क्लीमेंसो आपने देखा ये फ्रांस के हैं और लॉयड जॉर्ज किससे बदला लेना चाहते हैं तो ये जर्मनी और फ्रांस दोनों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके साथ में रूस के साम्यवाद को भी नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और पूरी दुनिया भर में इनके उपनिवेश थे उसको भी बचाए रखना चाहते थे। इसलिए आप देखें कि ये कितने चतुर लोग थे ये ब्रिटेन के लोग। दोस्तों इसके बाद विल्सन का जो आदर्शवाद है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनकी नैतिकता की दुहाई देकर पराजित राष्ट्रों के दर्द को कम करना चाहते थे। क्योंकि यूरोप जो है एक अलग महाद्वीप है और अमेरिका जो है एक अलग महाद्वीप है। तो ये अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है, ये यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है। इस एरिया से जो है दोस्तों ये इनका भी ये यूरोप यहाँ पे पूरी तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे रसिया का पूरा कब्जा है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ऑटोमन अंपायर्स हैं और यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत है, ये अफ्रीका का रीजन है। तो इसी रास्ते से आप देखेंगे कि यहीं से आप मई पॉली क्लास भी हमारी देखें, बड़े अच्छे से उसमें समझाया गया है कि अमेरिका यहाँ से यूरोप में इंटरफेयर कर रहा था और ये अपने इंटरफेयर में आज भी पूरी तरह से काबिज है। क्योंकि जब यहाँ आप देखेंगे जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को और यहाँ पे यूरोप आ जाता है और इस यूरोप के बाद में यहीं से जो है अफ्रीका लग जाएगा दोस्तों। और ये तो पूरी तरह से ये हमारा देश ये इस स्थिति में है। बाकी ये सब महासागर से हैं। तो इन स्थितियों में दोस्तों अमेरिका लगातार इस दुनिया को प्रभावित करता रहा है यहाँ से। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश वहीं जाकर अपना रोना रोते हैं। दोस्तों अब ये देखिए कि इसमें क्लीमेंसो का यथार्थवाद ज़्यादा प्रभावी होता है। क्लीमेंसो के बारे में आपने देखा है। आइए देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हित था दोस्तों। ये बिग फोर में जो है इसके जो राष्ट्रीय हित थे उनके राष्ट्रीय हित को हम समझ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कोई प्रादेशिक जो है विस्तार का कोई लक्ष्य नहीं था, किंतु दोस्तों यूरोप व एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने की ललक अमेरिका के अंदर भी थी और सुदूर पूर्व जापान की बढ़ती ताकत को ये रोकना चाहता था संयुक्त राज्य अमेरिका। इसीलिए इसने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना जो है अपने देश को सम्मिलित करता है और वहां पर भी ये लड़ाई लड़ते हैं। ब्रिटेन की हालत तो दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं। यह एक समुद्रिक शक्ति होने के साथ साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो इसके थे जर्मनी जो है, ये जर्मनी इनका समुद्रिक शक्ति के रूप में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और
सबसे मजबूत देश था जर्मनी। ये जर्मनी को समाप्त करना चाहते थे। ये इनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ समुद्री शक्ति में भी इनके प्रतिद्वंदी थे, जिन्हें समाप्त करने का लक्ष्य ब्रिटेन का था दोस्तों। और इसके साथ में यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए फ्रांस को अधिक शक्तिशाली होने से रोकना भी इनका कर्तव्य था। इसके बाद तीसरा था जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य को अपने अंडर में ले लेना, इसको प्राप्त कर लेना भी ब्रिटेन का हित था। फ्रांस के बारे में आप देखें दोस्तों कि फ्रांस का मुख्य लक्ष्य जर्मनी को शक्तिहीन कर देना था, क्योंकि जर्मनी एक बार इनको मात खिला चुका था युद्ध में, और ये युद्ध में हार चुके थे फ्रांस। तो ये एक हारा हुआ देश था जर्मनी से, ये अपना बदला लेना चाहता था, और ये ऐसा बदला लेना चाहता था पेरिस शांति सम्मेलन के माध्यम से कि ताकि ये जर्मनी फ्रांस के लिए जर्मनी फिर कभी कोई खतरा न बन सके। अल्सास और लॉरेन की पुनः प्राप्ति दोस्तों, ये खनिज संपन्न और तेल संपन्न क्षेत्र थे, जो क्षेत्र थे फ्रांस के, और ये फ्रांस के क्षेत्र जर्मनी इस पे कब्जा कर चुका था इनको हरा के, इसलिए इनको पुनः प्राप्त करना चाहता था जो है। और उसके साथ ही साथ जर्मनी के जो रूर प्रदेश हैं और सार के कोयले व लोहे के क्षेत्र हैं, इनको अधिकृत करना चाहता था। मतलब पहले जर्मनी ने इनके ऊपर आप देखें कि इनके क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। अब इनके अंदर ये है कि हम अपना क्षेत्र तो लें ही, साथ में ही जो है जर्मनी के जो रूर और सार जो इनके कोयले के प्रदेश हैं, लोहे के प्रदेश हैं, स्थल हैं, यहाँ पे लोहा और कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इनको भी ये हड़पना चाहता है, इसलिए ये जो है शांति सम्मेलन में भाग लेता है। आइए देखते हैं इनकी कितनी इच्छाएं पूरी होती हैं। इटली को आप देखें कि इनका जो राष्ट्रीय हित क्या है कि प्रधानमंत्री ओरलैंडो उन सभी क्षेत्रों को प्राप्त करने का इच्छुक था जो 1915 में गुप्त संधि में उसे मिलने थे। मतलब ये इटली इस युद्ध में तब शामिल होता था जब ये ब्रिटेन से गुप्त संधि करता है, और उसमें एड्रियाटिक तट पर अपने प्रभाव विस्तार और तुर्की के साम्राज्य के एशियाई भाग में उसके प्रभुत्व को स्थापित करना इटली का मुख्य उद्देश्य था। ये इन देशों के राष्ट्रीय हितों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं दोस्तों। ये शांति सम्मेलन इस प्रकार से आप देखें कि एक दूसरे देशों के नेता हैं वो भी पूरी तरह से जो है एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ इनकी जो है अपनी व्यक्तिगत कुछ इनकी आकांक्षाएं हैं और इनके हित भी हैं दोस्तों। ऐसे समझौते की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश थी जिससे दोस्तों यूरोप में स्थायी शांति कायम हो सके। ये पेरिस शांति सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति की स्थापना करना। इसके साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था जो युद्ध के कारण बिगड़ चुकी थी उसको फिर से दुरुस्त करने की भी एक योजना थी इस पेरिस शांति सम्मेलन की। दोस्तों सम्मेलन में गुप्त निर्णय लिए जाएं, ये सम्मेलन के समक्ष जो इतने पहले तो 70 प्रतिनिधि थे, फिर 70 से 4 जो ये महान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें कुछ लोग तो गुप्त तौर पर निर्णय लिए जाएं या खुले तौर पर निर्णय लिए जाएं, यह एक बड़ी समस्या थी। जहां अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं विल्सन ये खुले तौर के पक्षधर थे, तो वहीं फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये गुप्त तौर पर जो है ये निर्णय लेने के पक्ष में थे। इसलिए इनके अंदर ये समस्याएं थी, ये समस्याएं कैसे जो है निपटें। इसके साथ में दोस्तों शांति सम्मेलन में मौजूद राजनीतिक रूसी साम्यवाद के प्रसार को भी रोकना चाहते थे। रूस चूंकि साम्यवाद के प्रसार में लगा हुआ था, वहां पे 1917 की क्रांति सफल हो चुकी थी। वहां के जो राजा थे जार को जो है हटाया जा चुका था और वहां पे मजदूरों का शासन प्रारंभ हो गया था। तो ये चीजें जो है इनको इसी साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। और इसके साथ में 1815 का जो वियना कांग्रेस में जैकोबियन वाद का भय था, और उसी प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में बोल्शेविक वाद बढ़ने का भय था। मतलब जब 1815 के बाद में आप देखें कि जब वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन हार जाता है और फिर ये वियना कांग्रेस होती है, और उस वियना कांग्रेस के बाद में एक जैकोबियन वाद का भय था। उसी प्रकार से पेरिस का जो शांति सम्मेलन होता है, इस शांति सम्मेलन में रूस का बोल्शेविक क्रांति जो साम्यवाद उसको बढ़ने का भय था, इनको भी जो है रोकने की एक चाल इन सभी बड़े नेताओं में थी। दोस्तों ये हमारी क्लास
आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये मुख्य परीक्षा के लिए अगर किसी भी एग्जाम की मुख्य परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए आप जरूर हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों शेयर भी जरूर कीजिए आप, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और से अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए जो है कॉन्टेंट हम उपलब्ध करा पाएँ। दोस्तों अब विल्सन के जो ये वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके जो है इन्होंने 8 जनवरी 1918 ईस्वी को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष इन्होंने ये 14 सूत्र रखे थे। ये 14 सूत्रों के बारे में हम देख लेते हैं। यही 14 सूत्र हैं जो पेरिस शांति सम्मेलन में माने जाते हैं, कुछ माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते हैं। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं कि शांति जो संधियां हैं ये प्रकट रूप से की जाए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से की जाए या गुप्त रूप से न की जाए, और उसके पश्चात किसी प्रकार की गुप्त कूटनीतिक संधि न की जाए। ये बुलडोरो जो है विल्सन के जो 14 सूत्र का पहला सूत्र है। इस सूत्र की दोस्तों पूर्ति होती है और कहा गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की गुप्त संधि को स्थान नहीं दिया जाएगा, गुप्त संधि नहीं की जाएगी। अगला सूत्र इनका था दोस्तों कि शांति एवं युद्ध काल में समुद्रों की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, जो समुद्र हैं उस पे जो है सभी के बराबर हक हों, ये अमेरिका का कहना था, और वो सभी के लिए सुरक्षित और खुले हों। लेकिन दोस्तों विराम संधि के पहले ही मित्र राष्ट्रों ने इसको अस्वीकार कर दिया, मतलब ये संधि इनकी नहीं मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में चूंकि अमेरिका को भी अपने व्यापार को बढ़ाना था, इसके लिए इसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं, ताकि सभी राज्यों में व्यापार करने हेतु समान अवसर मिल सके। क्योंकि उधर ब्रिटेन तो सबसे बड़ा बनियों का देश था ही, और इसके साथ में फ्रांस भी जो है अपने सामान को आयात निर्यात करना चाहता था। अमेरिका भी इस बाजार का भागीदार बनना चाहता था, इसलिए इनका ये व्यापारिक हित था। और देखें कि दुनिया भर में युद्ध करवा के अपने हथियार अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बेचे हैं तो अमेरिका, फ्रांस, ये देश उस समय बहुत ज़्यादा अपने हथियार को बेचे थे। और इस समय भी आप देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर हथियार बेच रहा है तो हम लोग तो हमेशा रूस से हथियार खरीद रहे हैं, हम जो है राफेल फ्रांस से भी लेके आ रहे हैं। तो ये जो देश हैं दोस्तों, ये औद्योगिक क्रांति इनके यहाँ सफल हो गई, इसीलिए आप देखें कि हमारे देश का लोहा इन देशों में जा रहा है और वहाँ से बन के हमको ये लड़ाकू जो है सैन्य क्षमता और हथियार बना बना के भेज रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएं, ताकि राज्यों में व्यापार करने के समान अवसर प्राप्त हों। ये जो है विल्सन के 14 सूत्र थे, जिसमें ये अपने आप को एक व्यापारिक देश के रूप में अब ये दुनिया भर में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और इसीलिए युद्ध के दौरान इसने जो है अमेरिका ने पूरे यूरोप को इतनी ज़्यादा मात्रा में कर्ज दिया था कि जिससे यूरोप जो एक महाशक्ति के रूप में था, यूरोपीय पूरा महाद्वीप जो है इनका जो है धीरे धीरे दुनिया भर में वर्चस्व खत्म होने लगा, और अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में इसी कारण से बढ़ा, अपने पैसे के वितरण के कारण। आइए आगे देखते हैं कि इनके अगला सूत्र कौन सा है दोस्तों, कि सभी राज्य केवल उतने ही अस्त्र शस्त्र रखने का आश्वासन दें जितने उनकी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर हथियार ज़्यादा रहेगा तो ये किसी को जो है समझेंगे नहीं और दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए हमेशा हावी रहेंगे। इसलिए आप अपने आंतरिक मामलों को, अपनी आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही हथियार रखें, कि ताकि हथियार ज़्यादा नहीं रहेगा तो ये जो निशस्त्रीकरण आता है, जो निशस्त्रीकरण में फंसकर यूक्रेन ने अपने परमाणु बम 1994 में जो है एक समझौते के तहत दे दिए, और आज रूस ने इसके ऊपर कितनी बड़ी चढ़ाई कर दिया है। तो ये जो इनका जो दो मुहा व्यवहार है, इनका द्विपक्षीय व्यवहार, ये हमेशा से रहा है कि एक तरफ तो यूक्रेन को जो है उनके सभी हथियारों को जो है उसके पास 5000 से अधिक परमाणु बम हुआ करते थे कभी यूक्रेन के पास, लेकिन यूक्रेन को जो है निशस्त्र कर दिया जाता है और ये अमेरिका और रसिया मिलकर उसको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन जब अब व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये नाटो में मिलने की एक जिद पकड़ लेता है, तो उसके कारण से आप देखें कि रसिया लगातार आज 35 दिनों से हमला करके रखा है और दुनिया का कोई देश नहीं आ रहा है। इससे फायदा किसको होने वाला है दोस्तों? इसका फायदा भी अमेरिका लेने वाला है, क्योंकि इससे रसिया के माध्यम से बड़े देशों को लेकर छोटे देशों में एक डर का भाव पैदा होगा, और जब डर का भाव पैदा होगा तो सभी ये छोटे छोटे देश बड़े बड़े
हथियार खरीदेंगे और वो हथियार कौन बेचेगा, या तो जो है अमेरिका बेचेगा और या तो एक जो है बनियों के देश में और उभर रहा है चाइना। ये चाइना भी जो है पूरी दुनिया में अपने सामान बेच रहा है। इन्हीं लोगों के व्यापारिक हित के कारण रूस ये जानबूझकर चढ़ाई किया हुआ है। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ये रसिया, अमेरिका और चाइना और इन देशों की बहुत बड़ी मिली भगत है, जिसके कारण से ये जो है युद्ध चल रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का संगठन है। नाटो आप देखें कि नाटो जो है अभी जो है 29 से 30 देशों का संगठन है, यूरोपीय देशों का। और इसमें साथ ही आप देखें कि मध्य एशिया के भी कुछ देश मिले हुए हैं। तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और रसिया लगातार चढ़ाई यूक्रेन के ऊपर किए हुए है दोस्तों। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो ये विश्व इतिहास को आप जो है हमारे चैनल पे पढ़ें। विश्व इतिहास के सभी वीडियो आप देखें, जिससे आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपके दिमाग का बहुत अच्छा विकास होगा। आइए आगे देखते हैं कि सभी राष्ट्रों के औपनिवेशिक दावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो है निपटारा किया जाए। आप देखें कि इसी समय हमारे यहाँ भारत में असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हो चुका है। और ये असहयोग आंदोलन जो है ये इसीलिए होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ है। पेरिस का शांति सम्मेलन भी जो है हो चुका है, जिसमें ये जो है अमेरिका का सूत्र था कि भाई जो आपके उपनिवेश है इनको छोड़ा जाए। तो ये उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का ये लोग वहाँ पे मानते हैं। लेकिन आप देखें कि ये छोड़ते छोड़ते भी सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो जाता है तब 47 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद होता है। और इसके लिए ये जो उनके 14 सूत्र हैं ये पूरी तरह से प्रभावी इसी कारण से नहीं हो पाते हैं दोस्तों। इसमें किंतु ऐसे मामलों का निर्णय करते समय वहाँ की सरकार की प्रभुता के दावे के साथ साथ उन क्षेत्रों को जनता के हितों के समान रूप से महत्व दिया जाए। इसके तहत जर्मनी व तुर्की के उपनिवेश राष्ट्र संघ को सौंप दिए गए। ये राष्ट्र संघ दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र बनने से पहले का राष्ट्र संघ है। पहले खाली राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया था। ये चूंकि 1925 तक ये पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुका था, इसका प्रभाव खत्म हो चुका था दोस्तों। और इसमें इन्होंने जो है इस जर्मनी और तुर्की के उपनिवेश को राष्ट्र संघ को सौंपे, जिसे संघ ने विभिन्न देशों को सौंप दिया। मतलब जो थे ये अपना अस्तित्व खत्म करके, और जो औपनिवेशिक देश हैं ब्रिटेन जो है, उसमें आप हमारे भारत में भी फ्रांसीसी और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पड़ते हैं, इन्हीं लोगों को ये उपनिवेश सौंप दिए जाते हैं दोस्तों। और इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब ये है कि ये वाली जो इनका फार्मूला है ये फार्मूला भी इनका फेल हो जाता है। और ये अस्त्र और शस्त्र रखने की बात, ये भी इनका फार्मूला जो विल्सन जी का फेल ही रहता है, क्योंकि आश्वासन तो देते हैं लेकिन इसके बाद हथियार खरीदने की सभी देशों में होड़ लग जाती है। विल्सन के अगले सूत्र क्या थे दोस्तों? रूस की भूमि से जर्मनी की सेनाएं हटा ली जाएं और उसे संघ में शामिल किया जाए। तो यहाँ से तो ये कार्रवाई होती है, ये सूत्र इनका सफल रहता है। बेल्जियम से भी जर्मनी की सेना हटा ली जाए और इन्हें पुनः प्रभुत्व संपन्न राज्य बनने का अवसर प्रदान किया जाए। ये सूत्र भी पूरा किया गया दोस्तों। इसके साथ ही साथ बेल्जियम को भी एक नए देश के रूप में मान्यता दी गई, वहां का उपनिवेश शासन खत्म किया गया। संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्रों से जर्मनी की सेनाएं हटा ली जाए। मतलब आप देखें कि जर्मनी कितनी बड़ी ताकत था, इतनी बड़ी ताकत के भरोसे ही इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को चुनौती दी। और ये जर्मनी फ्रांस को एक बार बहुत अच्छी तरीके से लताड़ चुका था, हरा चुका था। इसके साथ साथ अल्सास व लारेन के जो क्षेत्र हैं ये फ्रांस को लौटा दिया जाए, चूंकि ये फ्रांस के ही क्षेत्र थे जिसको जर्मनी ने कब्जा किया था। और इसमें चूंकि हार चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसलिए इनको अपने अल्सास और लारेन के क्षेत्र को फ्रांस को पुनः लौटा देना पड़ता है। ये सूत्र भी विल्सन का पूरा होता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों को राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाएं पुनः निश्चित की जाएं, किंतु इस सूत्र का पालन नहीं हुआ और इटली की सीमाएं जो है फिर से निर्धारित नहीं की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी की जनता को पूर्ण स्वायत्त शासन स्थापित करने का अवसर दिया जाए, ये भी इनका सूत्र नहीं पूरा होता है, क्योंकि ये सब हारे हुए देश थे आप देखें। और इसके बाद आप देखें अगला सूत्र जो है इसमें कि रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो से मध्य यूरोपीय राज्यों की सेनाएं हटा ली जाएं। यहाँ भी सेनाएं लगी थी, यहाँ से सेनाओं को हटाने की बात किया जाए। और
की गई है पेरिस शांति सम्मेलन में, और उनके अधिग्रहित क्षेत्र लौटा दिए जाएं। इसके साथ में दोस्तों बाल्कन राज्यों की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता को अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। दोस्तों ये बाल्टिक देश वही हैं, जब आप जो है यूरोप के बगल में पढ़ेंगे और जैसे ही यूक्रेन से आप ऊपर देखेंगे तो जो एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लाटविया है, ये बाल्टिक राज्य हैं, जैसे लाइन से लगे हुए हैं। दोस्तों आप मैप का भी स्टडी करें, उससे आपको पता चलेगा। वहीं से इनको भी स्वतंत्रता मिल जाती है, ये भी आज़ादी और ये एक संप्रभु देश के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ये बाल्कन राज्यों की इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। इसके साथ में देखिए दोस्तों, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन तुर्क बाहुल प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे और शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो, लेकिन इस सूत्र का पालन नहीं हो पाता है क्योंकि गैर तुर्की जातियों द्वारा बसाए गए प्रदेशों को स्वतंत्र नहीं किया गया और इनका शासन मित्र राष्ट्र संघों द्वारा, मतलब मित्र राष्ट्र में जो आपके फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोग थे, इनका जो है शासन यहाँ पे बने रहता है। दोस्तों एक स्वतंत्र देश के रूप में पोलैंड राज्य का निर्माण हो। आज आप देखते हैं कि पोलैंड किस प्रकार से यूक्रेन की मदद करने में लगा हुआ है, तो इनको एक देश की मान्यता खुद भी जो है बड़ी मुश्किल से मिली। ये पोलैंड एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ और इसको जो है समुद्र का एक गलियारा दिया गया, जिससे हर देश को जो है समुद्र से जोड़ने का एक गलियारा दिया जाता है और इस सूत्र की पूर्ति पेरिस शांति सम्मेलन में हो जाती है। छोटे बड़े सभी देशों को दोस्तों समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देते हुए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए और ये राष्ट्र संघ की भी स्थापना हो जाती है। इस तरह देखें दोस्तों कि लाइगमस के अनुसार एक विचारक हैं, इनके अनुसार मित्र राष्ट्रों को लाभ देने के लिए जो इनके विल्सन के 14 सूत्र थे उसमें 5, 6, 8 और 10 नंबर सूत्र का पालन किया गया। उसके साथ में 7, 8, 11, 13, 14 का भी पालन सभी देशों ने किया, लेकिन ये जो 5, 6, 8, 10 नंबर सूत्र हैं इसका लाभ खाली मित्र राष्ट्रों को मिला। जैसे उपनिवेशों को जो संयुक्त राष्ट्र ने बांटा तो इन्हीं को बांट दिया, और जो जर्मनी से क्षेत्र लिए गए वो इन्हीं मित्र राष्ट्रों में फ्रांस को दिए गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह विल्सन के जो सभी सूत्र हैं उनके पालन तो नहीं हुआ, लेकिन इनके आदर्शों और सिद्धांतों ने संधि के प्रावधानों को भरपूर प्रभावित किया। इससे दोस्तों यूरोप में एक नई शांति व्यवस्था स्थापित हुई और वो शांति व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चली। इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय और राष्ट्र संघ को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो कि कुछ हद तक सफल रहा। पेरिस शांति सम्मेलन शांति रहा, किंतु इसने दूसरे विश्व युद्ध की आधारशिला तैयार कर दी। जो देखें आपकी 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म होता है तो उसके आप देखें लगभग 20 साल बाद सभी देश अपनी तैयारी करके और सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद पड़ते हैं, और इसी की कहानी जो है आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। आप हमारे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार वाली क्लास जरूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की क्लास में। तब तक आप हमारी क्लासेस का बार बार रिवीजन करें और अपने दोस्तों के बीचों में शेयर करें। आपसे मिलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें आपको पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स समझाई जाएगी और जिसमें बहुत मजा आने वाला है इस तरह कहानी सुनकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।